बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान अपने अख्ताम को पहुंचा और दो टेस्ट मैच हार जीत के फैसले बगैर ख़त्म हो गए थे। लेकिन तीन एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग मरहले का हिस्सा थी, पाकिस्तान टीम 1-0 की बढ़तरी के बावजूद इस सीरीज़ में अपनी बढ़तरी को कायम न रख सकी और सीरीज़ पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। पाकिस्तान दूसरा वनडे इंटरनेशनल हारा और फिर तीसरा वनडे इंटरनेशनल 281 रन्स के हदफ का ताक़ुब देने के बाद पाकिस्तान टीम जो थी वो 280 रन्स के हदफ का दिफा नहीं कर सकी और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 कर दिया। खेल में हार जीत हो जाती है और हार जीत के साथ ही इस खेल के हवाले से हम कह सकते हैं कि खेल आगे बढ़ता है और खेल पीछे रहता है। और अगर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, तो पहले ही मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि जो टीम अनाउंस हुई है इन तीन एक रोज़ा मैचों के लिए, उसका मिडल ऑर्डर जो है वो सबसे कमज़ोर है। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान टीम पहले वनडे इंटरनेशनल में जीती और बाबर आजम और रिजवान ने गो के निफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन सही मानों में वो जो 30 से ज़्यादा रन की इनिंग 26 माह बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापस आने वाले हारिस ने खेली, उसने सही मानों में पाकिस्तान टीम को जीत के ट्रैक पर डाला। और फिर उसके बाद दूसरे एक रोज़ा मैच में न्यूजीलैंड की टीम का जो बॉलिंग अटैक था, जो स्पिन ट्रैक था, वहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग जो थी और वो डिफेंड नहीं कर पाई अपने आप को और हदफ के ताक़ुब में नाकाम रही। बट उसके बाद तीसरा एक रोज़ा मैच जहाँ एक ऐसी पिच जहाँ पर कुछ वेयर एंड टेयर नज़र नहीं आ रहा था और न्यूजीलैंड की टीम ने 281 रन बनाकर साबित किया कि इस पिच के ऊपर बैटिंग करना इतना मुश्किल नहीं था। वहाँ पर हम टॉस जीत कर बैटिंग करने के लिए जाते हैं। टीम में शामिल किए जाने वाले नायब कप्तान शान मसूद, जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी सामने आई बड़ी कि टीम मैनेजमेंट उनके हक़ में नहीं है, कप्तान नहीं चाहते, वो खेले अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए। फिर बाबर आजम जो थे वो जल्दी आउट हो गए, रिजवान और फ़खर ने टीम को संभाला दिया। लेकिन अब बात फिर वही आ जाती है, लोग बोलेंगे कि जनाब आप तनकीद उन लोगों पर कर रहे हैं जो कि अच्छा खेले, जिन्होंने रन्स किए। बात ये नहीं थी, बात यहाँ पर ये आ रही है कि हम कब तक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए खेलते रहेंगे। और कुछ दिन पहले जब फ़खर जमान के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि यार ये फेयरलेस क्रिकेट का लफ्ज़ जो है ना, मैंने पहली मरतबा ब्रेंडन मैककलम के नाम से सुना जब वो लाहौर कलंदर की कोचिंग करने के लिए आए, और सॉरी कप्तानी करने के लिए आए। और उन्होंने कहा हमें कि भाई आप भले से आउट हो जाएं, 6 विकेटें 60 रन पर गिर जाए, लेकिन हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। सवाल ये है कि क्या हम ये अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं? सवाल ये है कि क्या आईसीसी रैंकिंग में हम पहले नंबर पर आ जाएं, हमारे 5 बैट्समैन शामिल हो जाएं, लेकिन टीम कहीं स्टैंड नहीं कर रही, तो फिर ऐसी रैंकिंग का क्या फ़ायदा? मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं यहाँ पर किसी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहा। आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्रिकेट के मामलात को, ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप क्रिकेट को देख रहे हैं और शायद इसी वजह से हमारे मुल्क में क्रिकेट का खेल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। 280 रन हमने किए, बज़ाहिर वनडे क्रिकेट में ये एक अच्छा स्कोर है, लेकिन नेशनल स्टेडियम की पिच के ऊपर ये बिल्कुल भी एक ऐसा स्कोर नहीं था जहां पर आप जीत सकते। क्योंकि 100 रन चाहिए थे। जब गेवन फिलिप्स बैटिंग करने के लिए आए, उनको कुछ चांसेस भी मिले और उन्होंने एक ऐसे मौके पर जब न्यूजीलैंड की 6 विकेटें गिर चुकी थी, उनको 100 रन मज़ीद दरकार थे, वहाँ से उन्होंने मैच को ड्राइव किया। तो ये इस बात का सबूत है, इस बात की गमाज़ी है कि नेशनल स्टेडियम की पिच जो कि तीसरे एक रोज़ा मैच के लिए तैयार की गई थी, उस पिच के ऊपर अगर आप अपने आप को अप्लाई करते, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ बैटिंग करते, उस पिच के ऊपर रुकते, तो रन बनाना मुश्किल नहीं थे और गेवन फिलिप्स ने ये करके दिखाया। अब आ जाते हैं जनाब इस सीरीज़ से हमको क्या हासिल हुआ और क्या गंवाया हमने। तो गंवाया तो हमने बहुत कुछ है और ये सीरीज़ ग्राउंड में खेली जा रही थी, लेकिन ग्राउंड से बाहर बहुत ज़्यादा चहमगुइयाँ थी, ग्राउंड से बाहर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही थी टीम के बदलाव को लेकर, टीम की मनसूबाबंदी को लेकर, टीम की कप्तानी को लेकर, जिस पर आगे आने वाली वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वर्ल्ड कप का साल है और इस वर्ल्ड कप के साल में हमको अगले चंद महीनों में अपनी टीम को फाइनलाइज करना है। और न्यूजीलैंड के साथ ये हार इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि इस हार के नतीजे में
अब ओपनिंग मिलेगी इस टीम में उन लड़कों को जो कि टीम से बाहर हैं, और डेफिनेटली क्योंकि शाहिद खान आफरीदी साहब अपनी सिलेक्शन के कार्ड खेल चुके हैं और वो आर्जी तौर पर इस सीरीज़ के लिए बतौर चीफ सेलेक्टर काम कर रहे थे, और अब जो सिलेक्शन कमेटी मंजर आम पर आएगी और मोस्ट प्रोबेबली उसमें शाहिद आफरीदी नहीं होंगे, तो उस सिलेक्शन कमेटी का जो नुक्ता नज़र होगा, उस सिलेक्शन कमेटी का जो चैलेंज होगा, वो सिलेक्शन कमेटी जिस अंदाज में काम करेगी, उनका टारगेट यही होगा कि 2023 वर्ल्ड कप जो है वो अपनी नज़र में रखकर आगे चलेंगे। जो दूसरा हमारे लिए एक कह लेंगे अच्छी बात नहीं है, वो ये है कि वर्ल्ड कप से पहले हमें इतनी ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेलने को मिलेगी नहीं। जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड टी20 से पहले हमने जनाब ढेर टी20 मैच खेले थे, 7 टी20 मैच इंग्लैंड के साथ खेले थे, फिर न्यूजीलैंड में हम ट्राई सीरीज़ खेले थे जहां हम जीते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने माजरत कर ली अफ़गानिस्तान के साथ खेलने से, और हम अफ़गानिस्तान के साथ एक सीरीज़ खेलेंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वो सीरीज़ कब होती है। उसके हवाले से भी मामला चल रहे हैं, वो मैं आपके साथ आगे चलकर डेफिनेटली शेयर करूंगा। लेकिन अब अप्रैल में एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए, और उसके बाद सिर्फ आई थिंक एशिया कप ही है जो कि 50 ओवर का है, एंड देन उसके बाद हमारी उड़ान होगी भारत में इस साल के आखिर में होने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर का। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए, और जो नया क्रिकेट बोर्ड आया है और जिस तरह नया क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, तो बाज़ार तो यही लग रहा है कि टीम में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। टीम की नाकामी को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 70 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हम होम ग्राउंड पर तीनों टेस्ट मैच हारे, और उसके बाद टीम में बदलाव आया। जो अगर पिछला क्रिकेट बोर्ड होता रमीज़ हसन राजा साहब का, तो शायद ऐसा ना हो पाता। लेकिन उस बदलाव के नतीजे में हमें सबसे पहले क्या मिला, हमें जनाब कुछ मोनोटनस सी, कुछ एक जैसी परफॉर्मेंस से हटकर कुछ खेल देखने को मिला, और लड़के फाइट करते हुए नज़र आए। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पिछले लड़के थे टीम में शामिल थे वो फाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि जब आप तीनों फॉर्मेट में एक ही टीम को लेकर चलेंगे, एक ही जैसी जो है वो हिकमत अमली को रखेंगे, तो फिर थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि अगर पेट भरा हो तो फिर आपको खाने की जस्तजू नहीं रहती। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और अब वक्त आ गया है कि हमको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है। यहाँ पर हम ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं कर सकते, तो ज़्यादा फिटनेस मसाइल से नबरदाज़मा होकर आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो सीरियस इश्यूज़ हैं हमारी टीम के लिए, क्योंकि आप देखो कि फ़खर ने 100 किया, बट ही इज़ नॉट फुल्ली फिट, वो फील्ड करने के लिए मौजूद नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल वो आए थे और बता रहे थे कि थोड़ा सा उनको कुछ दर्द महसूस हुआ, तो उनको फिजियो ने कहा कि फ़खर आप रेस्ट करो, आप रिस्क ना लो। तो मेरा सवाल ये है कि अगर फ़खर एक बैट्समैन होकर पिछले 3 महीने से अपने घुटने की इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो नहीं पा रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी का मामला बड़ा संजीदा है। 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो रिकवर कर नहीं पाए हैं। सवाल यह है कि क्या उनको ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड टी20 में खेलना चाहिए था? क्या उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या अब तक उनको मामलात को सीरियसली लिया गया है? आई डोंट नो। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये आ रही है जनाब कि बांग्लादेश वो जा रहे थे पीएसएल से पहले मैच फिटनेस हासिल करने के लिए, 2 मैच खेलने के लिए, जो अब वो नहीं जा रहे। तो इसका मतलब कि अलार्मिंग सिचुएशन है, मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, मामलात गंभीर है, और इसके लिए अब आपको सोच विचार करना होगी, और आपको आगे बढ़ना होगा चीज़ों को लेकर, और आपको जो है वो रोटेशन पॉलिसी के साथ जाना होगा। आपको अपने खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल को बड़े संजीदगी के साथ देखना होगा, क्योंकि इमामुल हक जो हैं वो भी अनफिट हो गए, तीसरे रोज़ा मैच के लिए दस्तयाब नहीं थे, उनकी जगह शान मसूद टीम में आए। तो जो फिटनेस लिस्ट है पाकिस्तान की, वो बहुत हद तक कहते हैं ना कि पानी पुलों के साथ गुजर चुका है, पानी सर से ऊंचा हो चुका है। कुछ ऐसे मामला हमारे चल रहे हैं। अब मसला ये है कि हम इंग्लैंड से आ रहे हैं। इंग्लैंड तो खैर एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की क्रिकेट खेल रही है, और एशिया सीरीज़ का डेफिनेटली मैं मुंतज़र रहूँगा कि अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया उनके साथ किस तरह प्लान करके आता है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेट खेल नहीं रही थी, हमें न्यूजीलैंड को पकड़ना चाहिए था, लेकिन न्यूजीलैंड ने दूसरे रोज़ा मैच में एक एडिशनल स्पिनर को शामिल किया, और हम फास्ट बॉलर के साथ खेले जा रहे थे। फास्ट बॉलर का तस्करा आया तो हमने हसनैन को टीम में शामिल किया नसीम शाह की जगह, और हसनैन जो कि 2019 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे, एक मैच भी नहीं खेले थे, उनको कम से कम 4 साल हो चुके हैं पाकिस्तान टीम के साथ घूमते हुए। लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी बनते जा रहे हैं। उनकी बॉलिंग में रफ्तार तो ज़रूर है, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो संजीदगी मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब वो आते हैं एक मेहमान अदाकार के तौर पर आते हैं,
शाहनवाज धानी को आप देखें तो मुझे लगता है कि वो फैसल इकबाल बनते जा रहे हैं कि उनके लिए ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो टीम के साथ बस ट्रैवल करते रहें, टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठे रहें। खिलाड़ी में फड़क होनी चाहिए, खिलाड़ी में जो है वो आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन बज़ाहिर हम किसी के दिल में तो झांक नहीं सकते, हम किसी की नीयत पर शक तो कर नहीं सकते, लेकिन जो सरफेस पर नज़र आ रहा है, अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और इसीलिए आगे आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ ऐसी खबरें सुनने को और देखने को मिलेंगी जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ खिलाड़ियों ने बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है और अब वक्त आ गया है बदलाव का, वक्त आ गया है तब्दीली का, जो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी। क्योंकि 120 दिन का टास्क था नजम अजीज सेठी साहब के पास, 2014 का आइन उनको बहाल करना था और 2019 का आइन ख़त्म करना था, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां करनी थी और आते ही उन्होंने तब्दीलियां की, मैसिव अंदाज में चेंज हुआ। सरफराज जो कि 2020 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सिर्फ सफ़र कर रहे थे, पानी पिला रहे थे, बिब पहनकर फील्ड में आ रहे थे पानी लेकर, वो जनाब टीम में आए और धमाका खेज उन्होंने वापसी की। मोहम्मद रिजवान ठीक है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए चले गए हैं, आखिरी एक रोज़ा मैच में उन्होंने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, इससे पहले उन्होंने पहले एक रोज़ा मैच में निफ्ट सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन उनके लिए चीज़ें इतनी आसान है नहीं। फिर जहाँ तक कप्तानी का मामला है, वो भी जनाब इस वक्त सर उठा रहा है और बाबर आजम की कप्तानी में साल 2022 में हम कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते। हमारी जो कारकर्दगी रही है होम ग्राउंड पर वो सबके सामने है और बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 में लीड करेंगे। लेकिन अगर बाबर आजम कराची किंग के कप्तान होते तो सीज़न 8 2023 में क्या बाबर आजम कप्तान होते, वाकई एक बड़ा सवाल है। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम वीडियो करेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं और क्या इसमें हकीकत है और क्या चल रहा है पीछे। लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया है। न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज़ हमको जीतनी चाहिए थी, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन इस नाकामी से हमारे लिए मामलात इतने अच्छे नहीं रहे क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज़ थी जहां हम 1 अप होकर 2-1 से सीरीज़ हार गए। तो हमने गंवाया बहुत है, कमाया बहुत कम है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।